नमस्कार बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है मेरे चैनल एजुटेक शिखर में। बच्चों, आज हम अंग्रेजी व्याकरण के अंतर्गत एक नए टेंस की शुरुआत करने वाले हैं जिसका नाम है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। इसे हम हिंदी में अपूर्ण भविष्यकाल भी कहते हैं। तो टेंस शुरू करने के पहले, टेंस की जानकारी देने के पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि यदि आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। वीडियो देखने के बाद, जानकारी प्राप्त करने के बाद यदि जानकारी आपको अच्छी लगेगी तो जानकारी पर या वीडियो पर लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। यह जानकारी आप अपने मित्रों में भी शेयर कीजिएगा। तो बच्चों, चलते हैं और प्राप्त करते हैं आज एक नई जानकारी। बच्चों, जैसा कि मैंने कहा कि आज हम एक नए टेंस की शुरुआत करने वाले हैं जिसका नाम है फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस यानी अपूर्ण भविष्यकाल। ठीक है, सबसे पहले हम इसका मतलब समझेंगे कि अपूर्ण भविष्यकाल होता क्या है। भविष्य में कार्य के अधूरापन का भाव प्रकट होता है, यानी इसके जो वाक्य रहेंगे उससे आपको उससे क्या पता चलेगा, उसमें कौन से अर्थ आपको दिखाई देंगे। तो ऐसे जो वाक्य होते हैं, इस टेंस के जो वाक्य होते हैं बच्चों, ऐसे वाक्यों में भविष्य में यानी फ्यूचर में जो कार्य रहता है वह भी अधूरा रहता है, यानी उसके अधूरापन का भाव प्रकट होना मतलब भविष्य में जो कार्य दिखाई दे रहा है वह भी पूरा नहीं हुआ रहता है, वो अधूरा हुआ रहता है। ठीक है, सबसे पहले हम इस जो टेंस के जो वाक्य रहेंगे उनकी पहचान क्या होगी। बहुत आसान पहचान है। वाक्य के अंत में रहा होगा, रही होंगी, रहे होंगे और रहा होगा जैसे इत्यादि महत्वपूर्ण शब्द आते हैं। इन शब्दों से आप पहचान सकते हैं ये जो वाक्य है ये फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का ही है। इसके साथ ही साथ आपको मैं ये भी बताना चाहूंगा कि जब भी हम कोई टेंस की शुरुआत करते हैं, उसकी जानकारी प्राप्त करते हैं, तो हम 2-3 सेंटेंस को पढ़ते हैं। जैसे अफर्मेटिव सेंटेंस हुआ, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे नेगेटिव सेंटेंस और उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो हम वन बाय वन एक एक वाक्य की जानकारी प्राप्त करने वाले हैं, एक एक सेंटेंस की जानकारी प्राप्त करने वाले हैं और उस सेंटेंस से जो नियम है, उस सेंटेंस की जो नियम है उसकी भी जानकारी प्राप्त करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम अफर्मेटिव सेंटेंस के बारे में बात कर लेते हैं कि अफर्मेटिव सेंटेंस के नियम क्या है, जिसे हम हिंदी में सरल वाक्य भी कहते हैं। ठीक है बच्चों, देखिए नियम के अंतर्गत मैं अगर आपको बताना चाहूंगा तो हमेशा की तरह आप देखिए सब्जेक्ट की शुरुआत होती है, इसके बाद आती है हेल्पिंग वर्ब। तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब क्या है, विल भी है और शैल भी। ध्यान दीजिए बच्चों, मैं फिर से कहना चाहूंगा कि इसकी जो हेल्पिंग वर्ब होती है वे विल भी होती है और दूसरी जो होती है शैल भी होती है। इन दोनों में से किसी एक हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करना है। फिर इसके बाद आता है वर्ब में आईएनजी, वर्ब में लगा देना आईएनजी। जैसे गो होता है बच्चों, अगर इसमें आप आईएनजी लगाते हो तो ये हो जाता है गोइंग। उसी प्रकार प्ले, प्ले वर्ड देख लीजिए, प्ले में आईएनजी लगाते हो बच्चों तो ये हो जाता है प्लेइंग। ठीक है, उसी प्रकार राइटिंग, ये सारे वर्ड्स है जो आईएनजी लगाने के बाद प्राप्त होते हैं। इसके बाद बच्चों लगाना है आपको ऑब्जेक्ट और फिर लिखना है आपको कॉम्प्लीमेंट। तो बच्चों नियम बहुत आसान है। नियम आप देख लीजिए, सब्जेक्ट लिखना है, 2 हेल्पिंग वर्ब है, दोनों हेल्पिंग वर्ब का नाम है विल बी, शैल बी, फिर वर्ब में आईएनजी लगाना है, फिर ऑब्जेक्ट लगाना है, फिर कॉम्प्लीमेंट लगाना है। बच्चों ध्यान में रखिए कि जो भी कंटिन्यूअस टेंस होते हैं उसमें हम वर्ब में आईएनजी लगाते हैं। इसके पहले भी हमने प्रेजेंट कंटिन्यूअस पढ़ा था, वहां भी वर्ब में आईएनजी था। और यहाँ हम लोग इसके बाद हमने पास्ट कंटिन्यूअस पढ़ा, वहां भी आईएनजी था वर्ब में। अब हम लोग फ्यूचर कंटिन्यूअस पढ़ रहे हैं, यहाँ भी वर्ब में आईएनजी लगा हुआ है। तो अभी हम क्या करेंगे एक बात और ध्यान देने की बात बच्चों, आई और वी के साथ क्या लगता है, शैल भी लगता है। बाकी अन्य कर्ताओं के साथ क्या लगता है, विल भी लगता है। ध्यान दीजिए, आई और वी के साथ क्या लगाओगे, शैल भी लगाओगे और बाकी अन्य कर्ताओं के साथ यानी आई और वी को छोड़ दोगे तो आपको लगाना है विल भी। ठीक है, चलिए बच्चों चाहूंगा कि नियम में आपको क्या लगाना है, देखिए सब्जेक्ट लगाना है, फिर आपको लगाना है विल बी। ध्यान दीजिएगा, और विल बी या तो शैल बी में से किसी एक का इस्तेमाल करना है। ये हो गया हेल्पिंग वर्ब। फिर आपको वर्ब में आईएनजी लगा देना है, यानी वी में आईएनजी लगा देना है। इसी नियम के हिसाब से हमें क्या करना है, चलना है बच्चों। देख लीजिए यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, मनीष। मनीष यहाँ पे
फुटबॉल खेल रहा होगा। ध्यान दीजिए, इस नियम के हिसाब से मैं बताना चाहूंगा बच्चों, ये जो मनीष फुटबॉल खेल रहा होगा तो सब्जेक्ट क्या हुआ यहाँ पे, तो सब्जेक्ट हो गया मनीष बच्चों। अब मनीष के हिसाब से क्या लगेगा, देखो दूसरा नंबर क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब, विल बी या शैल बी, विल बी या शैल बी, तो यहाँ पे मनीष के हिसाब से विल बी लगेगा। फिर अगला देखिए, वर्ब में क्या लगाना है बच्चों, आईएनजी, ठीक है। तो वर्ब यहाँ पे क्या है, खेलना, खेलना में लगाओगे आईएनजी तो होगा प्लेइंग। अब इसके बाद क्या खेल रहा है, तो देखिए फुटबॉल, जो कि ऑब्जेक्ट होता है, तो लास्ट में चला जाएगा ऑब्जेक्ट, फुटबॉल, ठीक है। तो इसके बाद हमको क्या लिखना था, इसके बाद लिखना था हमको ऑब्जेक्ट, और कुछ बचेगा तो हमको लिखना था कॉम्प्लीमेंट। कितना आसान है बच्चों, नियम के हिसाब से चलिए। दूसरा वाक्य देखिए, दीपक, यहाँ पे देख सकते हैं दीपक पत्र लिख रहा होगा, देखिए रहा होगा, तो सबसे पहले दीपक की स्पेलिंग लगा दी, दीपक, दीपक के हिसाब से लगेगा विल बी। अब हेल्पिंग क्या है, लिखना, हेल्पिंग वर्ब क्या है, लिखना, तो राइटिंग, क्या लिख रहा है कुछ, क्या लिख रहा है, पत्र, देखिए पत्र ऑब्जेक्ट होता है बच्चों, जो लास्ट में चला जाता है, अ लेटर। तो इसमें क्या क्या आपको मिला, जानकारी मिला बच्चों, देख लीजिए, आपको बताना चाहूंगा, बहुत आसान जानकारी आपको यहाँ पे मिल गई है। देखिए दीपक जो हो गया सब्जेक्ट का काम कर रहा है, विल बी हेल्पिंग वर्ब का काम कर रहा है दूसरे नंबर वाला, तीसरे नंबर वाला वर्ब में आईएनजी लगा राइटिंग, और चौथे नंबर वाला आपका ऑब्जेक्ट हो गया। उसी प्रकार एक वाक्य और देख लीजिए बच्चों, संध्या खाना पका रही होगी, तो संध्या की स्पेलिंग लिख दीजिए, अंग्रेजी लिख दीजिए, तो संध्या की बच्चों जैसे अंग्रेजी लिखोगे तो ये हो गया आपका संध्या, ठीक है। और इसके बाद आप क्या करोगे, संध्या के साथ लगेगा विल बी, ठीक है। पकाना, पकाना क्या क्या, कुक, कुक में आईएनजी लगा, जो कुकिंग, पका रही, लेकिन क्या पका रही है, खाना, खाना ऑब्जेक्ट हो गया, खाना को हम लोग फूड बोलते हैं, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट बच्चों हमेशा वाक्य के अंत में ही चला जाता है अंग्रेजी में। तो यहाँ पे देखिए जरा बच्चों, मैं ऑब्जेक्ट के बारे में बताऊंगा। जैसे यहाँ पे फुटबॉल था, देखिए तो अंत में चला गया, ठीक है। यहाँ पे पत्र था ऑब्जेक्ट, तो अंत में चलेगा अंग्रेजी में। यहाँ पे खाना, तो फूड अंत में चला गया। अभी मैं यहाँ पे एक वाक्य और आपको बताना चाहूंगा, तो थोड़ा और क्लियर होगा आपको। यहाँ पे काफी सारे वाक्य है, देख लीजिए। यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगा, इस वाक्य को देखिए अच्छे से। देखिए इस वाक्य में आपको क्या नजर आ रहा है बच्चों, देख लीजिए, मैं आम खा रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आम खा रहा हूँ, तो क्या हो जाएगा, मैं की अंग्रेजी क्या हो जाएगा बच्चों, फिर से मैं बताऊंगा कि आपको लगाना है सब्जेक्ट। चलिए सब्जेक्ट लगा दीजिए, आय लगा दिया। अब इसके हिसाब से हेल्पिंग वर्ब लगाना पड़ेगा। तो हेल्पिंग वर्ब, दो ही हेल्पिंग वर्ब होती है बच्चों, शैल होता है, शैल भी होता है, और दूसरा क्या होता है, विल भी होता है, ठीक है। ये हेल्पिंग वर्ब लगा, दोनों में से आई के साथ क्या लगेगा, शैल भी। अब वर्ब में खाना, ये वर्ब है आपका, खा रहा हूँ मतलब खाना वर्ब, ईट, ईटिंग हो जाएगा। अब ये जो ऑब्जेक्ट है आम, वो सबसे लास्ट में चले जाएगा, मैंगो, ठीक है। तो यहाँ पे ट्रांसलेशन कैसा हो जाएगा, सब्जेक्ट हो गया आई, हेल्पिंग वर्ब शैल बी, वर्ब में आईएनजी, ईटिंग, लास्ट में ऑब्जेक्ट। तो आई शैल बी ईटिंग ऑब्जेक्ट, मैंने क्या लिखा, सब्जेक्ट लिखा, फिर हेल्पिंग वर्ब में क्या लगाया, देखिए बच्चों, हेल्पिंग वर्ब में लगा दिया मैंने शैल बी, फिर मैंने क्या लगाया, वर्ब में क्या लगाया बच्चों, देख लीजिए आईएनजी, फिर मैंने क्या लगाया, ऑब्जेक्ट लगाया। यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिए, आम है, ठीक है। तो ये रहा बच्चों आपका अफर्मेटिव का नियम, जो बहुत आसान है, सिर्फ ध्यान देने वाली बात है, हेल्पिंग वर्ब और वर्ब में आईएनजी। अब हम लोग बढ़ते हैं, नेगेटिव सेंटेंस भी देख लेते हैं। इसी प्रकार नेगेटिव सेंटेंस भी होता है, बहुत आसान होता है। नेगेटिव सेंटेंस आप अच्छे से समझ जाओगे अगर आपने अफर्मेटिव सेंटेंस समझा हो। दूसरा जो सेंटेंस होता है बच्चों, वो होता है नेगेटिव सेंटेंस, जिसको बोलते हैं नकारात्मक वाक्य। नकारात्मक वाक्य मतलब उसमें नकारात्मक जो सेंटेंस रहेगा उसमें आपको नकारात्मक बोध होगा। अब यहाँ पे देख लीजिए, जैसे सब्जेक्ट, नियम क्या है, सब्जेक्ट लगाइए। तो जो नियम अफर्मेटिव वाला ही है, बस सिर्फ एक चेंज करना है, विल के बाद नॉट लगा देना है, फिर बी लगाना है। उसी प्रकार शैल के बाद आपको इसमें नॉट लगा देना है, फिर बी लगा देना है। और इसके पहला वाला जो आपने पढ़ा उसमें नॉट नहीं था, बाकी सब नियम सेम ही है, देख लीजिए। यहाँ देखना चाहिए तो देख लीजिए, सब्जेक्ट लगा दीजिए। अब देखिए नया चीजेस क्या है, विल नॉट बी। फिर दूसरा हेल्पिंग वर्ब क्या लिखना है, शैल नॉट बी, क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस है तो नॉट आना ही आना है। फिर वर्ब में आईएनजी बच्चों, और ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट एज इट इज है, जैसा आपने पहले सेंटेंस में पढ़ा। इसका पहला सेंटेंस आपने क्या पढ़ा, अफर्मेटिव सेंटेंस पढ़ा, ठीक है। तो वहां पे ये सारी चीजें सेम ही है, बस फर्क क्या है, यहाँ पे नया चीज क्या देखने के लिए मिला बच्चों, विल नॉट बी, देख लीजिए, और यहाँ पे विल नॉट बी है तो यहाँ पे शैल नॉट। बाकी सब नियम वैसा ही है, आई और वी के साथ शैल नॉट बी, बाकी के साथ विल नॉट बी लगाने वाले हो। देखिए यहाँ पे एक वाक्य में बताऊंगा और एक उदाहरण देना चाहूंगा। मेरे पिताजी मुंबई नहीं जा रहे होंगे। देखिए नहीं आने की वजह से नेगेटिव सेंटेंस बन जाता है, बाकी रहे होंगे तो ये तो पहचान है इस टेंस की।
अब हम इसका ट्रांसलेशन कैसे करते हैं? मेरे पिताजी का क्या होगा? माय फादर। अब हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी? तो माय फादर के हिसाब से विल नॉट बी। अब जाना का क्या होगा? गोइंग। ठीक है, कहाँ? मुंबई। मेरे पिताजी मुंबई नहीं जा रहे, तो माय फादर विल नॉट गोइंग टू बॉम्बे। टू बॉम्बे हो जाएगा, मुंबई मतलब टू बॉम्बे हो जाएगा। तो कितना आसान है, देख लीजिए। नियम की अगर नियम आपको पता है तो आप बहुत आसानी से आप इसको ट्रांसलेट कर सकते हैं। अब देख लीजिए, एक दो वाक्य और हम देखने की कोशिश करते हैं जहाँ से थोड़ी और क्लियरिटी मिलेगी हमें। देख लीजिए, दूसरे एक वाक्य का ट्रांसलेशन देखते हैं। शीतल पानी नहीं पी रही होगी, तो यहाँ पे शीतल लिखा है, तो हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पे सीता लिखा है, ध्यान दो बच्चों। यहाँ पे हम इसको क्या करेंगे? शीतल कर लेंगे। क्या कर देंगे? शीतल। शीतल, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? शीतल, और इसके साथ हमें क्या लगाना है? अब ये जो शीतल है, देखिए, शीतल पानी नहीं पी रहेगी, तो यहाँ पे शीतल की स्पेलिंग लिख दीजिए आप। शीतल की स्पेलिंग लिखने के बाद यहाँ पे शीतल कर दीजिए। शीतल हो गया। चलिए मैं बता देना चाहूंगा, शीतल के हिसाब से क्या लगेगा बच्चों? विल नॉट बी। शीतल के हिसाब से क्या लगेगा? विल नॉट बी। यहाँ पे इसको कट कर दीजिए। शीतल विल नॉट बी ड्रिंकिंग वाटर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? शीतल विल नॉट बी ड्रिंकिंग वाटर। ठीक है, यहाँ पे नया चेंजेस क्या है बच्चों कि आपको जो हेल्पिंग वर्ब लगाना था विल नॉट बी लगाना है, वर्ब में आईएनजी लगाना है और ऑब्जेक्ट लिख देना है। ठीक है, नॉट नहीं भूलना है। तो यहाँ पे आपको समझ में आया होगा सबको, सभी बच्चों को। शीतल पानी नहीं पी रही होगी मतलब शीतल विल नॉट बी ड्रिंकिंग वाटर। ठीक है, क्लियर हो गया होगा आपको। अब देखिए यहाँ पे अगला एक वाक्य, आशा किताब नहीं पढ़ रही होगी, तो आशा की अंग्रेजी देख लीजिए। आशा होगा ASHA, आशा हो गया। फिर उसके हिसाब से विल नॉट भी लगेगा। रीडिंग बुक, क्योंकि पढ़ना का क्या होता है? रीड से रीडिंग, लेकिन क्या नहीं पढ़ रही? किताब नहीं पढ़ रही, तो बुक ऑब्जेक्ट हो गया बच्चों। मैं कहानी नहीं लिख रहा हूँ, तो ध्यान देखिए, मैं का क्या हो जाएगा? आय। उसके हिसाब से लगेगा शैल नॉट बी। लिखना, वर्ब में आईएनजी लगाना है, तो राइटिंग। अब ये रहा होगा तो ये पहचान है, इसके लिए तो कुछ आपको दिक्कत नहीं। फिर क्या बचा? कहानी। कहानी का क्या होता है? स्टोरी। तो देखिए यहाँ पे क्या हो गया? आई क्या हो गया? सब्जेक्ट। सेल भी क्या हो गया बच्चों? यहाँ पे ध्यान दीजिए, ध्यान देने वाली बात है, जरा ध्यान दीजिए, अटेंशन दीजिए। अभी मैं एक चीज बता रहा हूँ, इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ। देखिए नियम में क्या क्या हमें मिला। आई मिला आपका सब्जेक्ट, देख लीजिए सब्जेक्ट हो गया। शैल नॉट भी मिला आपको, हेल्पिंग वर्ब इसको बोलते हैं, हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, राइटिंग, राइट में आईएनजी, तो यहाँ पे आपको क्या, आपने क्या किया? वर्ब में बच्चों आईएनजी लगा दिया। ठीक है, चलिए अब स्टोरी क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब में यहाँ पे शैल नॉट भी लगाया, विल नॉट भी होता है, जहाँ पे जो उपयुक्त होगा वही लगा देंगे हम लोग। तो ये हो गया। अच्छी तरह से बच्चों आप लोगों ने समझ लिया होगा ये किस प्रकार हमने अनुवाद किया। तो हमें नियम मालूम रहेगा तो हम अनुवाद आसानी से कर लेंगे, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। सिर्फ आपको ध्यान में रखना है कि अनुवाद करते समय आपको कौन कौन सी नियम में क्या क्या उपयोग होना चाहिए वो आपको अच्छी तरह से पता होना चाहिए। हेल्पिंग वर्ब का ज्ञान होना चाहिए, नहीं तो आप कुछ भी लगाएंगे तो आपका वाक्य गलत हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे आ जाते हैं हम लोग नए सेंटेंस की तरफ, जिसका नाम है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इसको हम लोग क्या कहते हैं? प्रश्नवाचक वाक्य। यानी इस वाक्य में क्या होता है? प्रश्न पूछने का कार्य होता है। प्रश्न पूछने का कार्य होता है, यहाँ पे हमें प्रश्न पूछने का बोध होता है, ऐसे भी बोल सकते हो। चलिए नियम देख लेते हैं। नियम भी बहुत आसान है। नियम में देखिए आपको क्या लगाना है। अब ध्यान दीजिए, इस टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या है बच्चों? विल बी और शैल बी। ठीक है, ये इस टेंस की हेल्पिंग वर्ब है। इतना आप ध्यान में रखेंगे तो आपका काम आसान होगा। अब देखिए शुरुआत कैसे क्या करना है। अगर वाक्य की शुरुआत क्या से हो रही है, क्या तुम खा रहे होगे, क्या तुम जा रहे होगे, यानी क्या से शुरुआत हो रही है, तो ऐसे केस में हम लोग क्या करेंगे? ऐसे केस में हमारी शुरुआत कैसे होगी बच्चों? जरा ध्यान दीजिए। यहाँ लगाओगे विल या शैल में से किसी एक को। ठीक है, ध्यान। फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर बी आएगा। देख लीजिए, बहुत ध्यान देने की बात है। यहाँ विल बी और शैल बी के बीच में सब्जेक्ट आएगा, तो विल लगाओगे, शैल लगाओगे, फिर सब्जेक्ट लगाओगे, फिर बी लगाओगे। फिर आगे का जो नियम है बच्चों एज इट इज है। आगे का मतलब वर्ब में आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, फिर कॉम्प्लीमेंट। यानी कहने का मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा सेम ही है, जैसा हमने अफर्मेटिव में पढ़ा, जैसा हमने नेगेटिव में पढ़ा। बस चेंजेस सिर्फ बच्चों यहीं पे है। यही समझ जाओगे तो आपको अच्छे से पता चल जाएगा। ठीक है,
तो चलिए हम लोग ध्यान देते हैं एक दो उदाहरण के ऊपर। उदाहरण में देखिए, क्या वह नाच रहा होगा, क्या वह नाच रहा होगा। तो देखिए सबसे पहले ध्यान में रखिए कि क्या आ गया तो आपको विल या शैल की शुरुआत करनी है, लेकिन कौन सा। तो इसमें जो सब्जेक्ट है बच्चों ही है, ठीक है। तो ही के हिसाब से क्या लगेगा, देखिए ही के हिसाब से लगेगा विल, लेकिन पूरा विल भी मत लिखिएगा। विल नियम से जाइए, विल आ गया तो सब्जेक्ट सब्जेक्ट तो आ ही गया, फिर लगाओगे बी। ध्यान दीजिए, एकदम ध्यान देने वाली बात है। ये विल हो गया, ये आपका सब्जेक्ट हो गया और ये आपका बी हो गया। देखिए विल शैल में से एक चीज, फिर सब्जेक्ट, फिर बी। सब्जेक्ट को ध्यान में रख के ही आपको विल शैल का इस्तेमाल करना है, ठीक है। तो सब्जेक्ट यहाँ पे रहता है, इसको देख के हम विल बी या शैल बी का इस्तेमाल करते हैं, वो आपको ध्यान देना चाहिए। तो विल ही बी, अब नाचना का क्या होगा, डांस। डांसिंग आईएनजी लगा दीजिए, क्योंकि आईएनजी का इस्तेमाल करना है। रहा होगा तो उसकी पहचान है, तो उसके बारे में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसी प्रकार देखो, क्या मैं सो रहा हूँगा, तो यहाँ इसके बारे में सोचना नहीं है। रहा हूँगा, ये देखिए इसके बारे में तो आपको सोचना नहीं है, ये तो पहचान में चला गया। अब आपको जो भी करना है, क्या मैं सो, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले क्या के लिए, लेकिन यहाँ पे मैं के हिसाब से पहले मैं की शुरुआत कर दीजिए। मैं का क्या होगा, आई। अब आई के हिसाब से क्या लगेगा बच्चों, देखिए शुरुआत शैल, फिर बी, ठीक है। सोना का क्या होता है, स्लीप, लेकिन यहाँ पे आईएनजी लगाओगे तो क्या हो जाएगा, स्लीपिंग, ठीक है। और लगा दोगे क्वेश्चन मार्क, अंत में लगा दोगे क्वेश्चन मार्क जो यहाँ पे लगाया गया है, ठीक है। तो आपको समझ में आ रहा होगा बच्चों, अच्छी तरह से, बहुत आसानी से समझ में आ रहा होगा। एक दो वाक्य और हम देखने की कोशिश करते हैं ताकि आपको कोई डाउट ना हो। अब देख लीजिए, क्या मैं सो रहा हूँ, तो मैंने आपको बता दिया। क्या हम पानी पी रहे होंगे, देखिए क्या की शुरुआत है, तो शैल, देखिए शैल, यहाँ पे हम इसको यहाँ पे यस, तो यहाँ क्या लिखेंगे, शैल वी बी ड्रिंकिंग वाटर। अब हम का क्या अंग्रेजी हो गया, देखिए हम का क्या होता है बच्चों, हम का क्या होता है, हम का होता है वी। तो वी के हिसाब से क्या लगाओगे, शैल, ठीक है। शैल वी बी। पीना का क्या होता है, ड्रिंक। ड्रिंक में आईएनजी लगा दो तो ये हो गया ड्रिंकिंग, लेकिन क्या पीने की बात हो रही है, तो पानी पीने की बात हो रही है, तो ये ऑब्जेक्ट हो जाएगा वाटर, तो वाटर चला जाएगा लास्ट में, ठीक है। आसान है, नियम ध्यान में रखिए। शैल लगाए, फिर सब्जेक्ट लगाए, फिर बी लगाए, फिर वर्ब में आईएनजी और फिर ऑब्जेक्ट लगा दिए। तो वर्ब में आईएनजी वाला क्या है, ड्रिंक, ड्रिंकिंग, और ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, वाटर है। हेल्पिंग वर्ब क्या है बच्चों, शैल बी, और इसमें सब्जेक्ट क्या है, तो वी है सब्जेक्ट, ठीक है, जिसे हम कर्ता भी कहते हैं। अब आपको अच्छे से समझ में आया होगा, नियम अच्छे से समझ में आएगा। फिर से मैं बताना चाहूंगा कि आपको इस टेंस में शैल बी, देखिए शैल प्लस, ध्यान में रखिए यहाँ पे शैल के साथ आपको एक चीज और लेना है, शैल के साथ विल, फिर आता है सब्जेक्ट, फिर आता है बी, इसी पे ध्यान देना है। ये ध्यान दे दिए तो आपको कोई टेंशन आने वाला नहीं है। आप कोई भी कंफ्यूज, आप किसी भी सेंटेंस में कंफ्यूज नहीं होने वाले हैं, आप वो ट्रांसलेशन आसानी से कर ले। अब एक दूसरी कैटेगरी देख लेते हैं बच्चों। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में एक दूसरी कैटेगरी देखते हैं जिसमें नॉट लगा रहेगा। तो देखिए ऊपर हमने क्या देखा, विल शैल में से कोई एक लगाओ, सब्जेक्ट लगाओ। ऊपर वाले में हमने नॉट नहीं देखा था और इसमें नॉट लगा हुआ है, बाकी सब वही है। बी के पहले नॉट लगा है, वर्ब में आईएनजी है, ऑब्जेक्ट है, कॉम्प्लीमेंट, सिर्फ नया चेंजेस नॉट है। कोई कोई वाक्य में नॉट भी हो सकता है ना, जैसे क्या मैं कपड़े नहीं धो रहा हूँगा, तो क्या होगा, अब यहाँ मैं की अंग्रेजी क्या होती है, आय। अब आय के हिसाब से लगा हुआ है, शैल आय, फिर इसके बाद बी लगाते थे, नॉट बी, बाकी सब वर्ब में आईएनजी, ऑब्जेक्ट। वॉशिंग क्लोथ्स, धोना का क्या है, वॉश से वॉशिंग, और कपड़े का क्या होता है, क्लोथ्स। बहुत आसान है, ट्रांसलेशन कर सकते हैं। क्या सुनील दिल्ली नहीं पहुंच रहा होगा, अब सुनील के लिए सुनील लगा दीजिए। अब क्या आने की वजह से सुनील के हिसाब से क्या लगेगा, विल, फिर इसके बाद नॉट बी, देखिए विल शैल में से एक लगाने के बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट तो मिल ही जाता है, फिर नॉट भी लगाना है। तो यहाँ पे सुनील क्या हो गया, ये वाक्य में देख लीजिए नियम के साथ, सुनील क्या हो गया बच्चों, सब्जेक्ट हो गया। अब सुनील के हिसाब से आपने क्या लगाया, विल, फिर नॉट भी लगाना है। पहुंचने का रीचिंग, दिल्ली, टू द दिल्ली लगाओगे, ठीक है। अब यहाँ ध्यान दीजिए अगला, क्या माधुरी गाना नहीं गा रही होगी, ध्यान दीजिए, क्या माधुरी के लिए लगा दीजिए अंग्रेजी में लिखोगे माधुरी, ठीक है। माधुरी के हिसाब से आप क्या लगाओगे, विल, और यहाँ लगाने वाले नॉट बी। देखिए विल शैल में से किसी एक को, फिर सब्जेक्ट को, फिर नॉट बी को, तो नॉट बी लगाया। बाद में वर्ब क्या है, गा रही होगी, सिंगिंग, तो गाना का क्या होता है, सॉन्ग,
ठीक है, नियम के हिसाब से बच्चों ये ट्रांसलेशन होता है। सिर्फ आपको ध्यान में रखना है विल शैल में से कोई एक, लेकिन वो सब्जेक्ट को देखते हुए, फिर नॉट बी और बाकी वर्ब में आईएनजी से लेके ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट एज इट इज ही है। ठीक है, उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं है बच्चों। ये तो हो गया नेगेटिव वाला। अब आपको मैं यहाँ पे बताना चाहूंगा बच्चों, जरा देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे देख सकते हैं WH टाइप वाला। अब यहाँ जरा देखिए कि WH टाइप वाला क्या है बच्चों, इसको भी जरा ध्यान दे दीजिए। WH टाइप में क्या रहता है, जैसे कि इसमें जो WH टाइप है, जैसे कब हुआ, क्यों हुआ, है ना, कहाँ, ऐसे वाक्य, ऐसे शब्द आते हैं प्रश्नवाचक वाक्यों में। तो जैसे देखिए, तो उसमें क्या करना रहेगा, उसमें बच्चों ज्यादा कुछ चेंजेस नहीं है, सिर्फ WH टाइप मतलब व्हाट, वेयर, व्हेन, व्हाई, इनका जो इस्तेमाल होगा वाक्य के हिसाब से वो करोगे। बाकी सब विल शैल में से किसी एक को लगाइए, सब्जेक्ट लगाइए, बी लगाइए, वर्ब में आईएनजी लगाइए, ऑब्जेक्ट लगाइए और कॉम्प्लीमेंट। मतलब कुछ भी चेंजेस नहीं है बच्चों। मतलब देखिए यहाँ से यहाँ तक तो हमने पढ़ा ही था, विल शैल में से एक, सब्जेक्ट, फिर बी, फिर वर्ब में आईएनजी, तो हमने पहले पढ़ा ही अभी। बस उसके पहले आपको WH का इस्तेमाल करना है, मतलब ये आपने पहले देख लिया है। ठीक है, देखिए अभी क्या हो गया, तुम कब सो रहे होगे, तो ये जो कब है बच्चों, ये वेन, कब मतलब वेन, ये WH टाइप हो गया। चलिए, तो सबसे पहले आप वेन लिख दीजिए, वेन के बाद विल शैल, लेकिन सब्जेक्ट को देखते हुए, तो तुम क्या होता है, यू। अब यू के हिसाब से क्या लगेगा, विल, तो ये हो गया आपका यू और ये हो गया विल, फिर इसके बाद लगाओगे बी, यहाँ बी। अब सोना का क्या है, सोना का स्लीप, लेकिन यहाँ लगाओगे स्लीपिंग, आईएनजी लगाने के बाद स्लीप से स्लीपिंग बना दोगे और क्वेश्चन मार्क लगा दोगे, तो आपका काम आसानी से हो जाएगा। तो अगला देखिए, कल यहाँ कौन आ रहा होगा, कौन, देखो कौन का क्या होता है, हु। अब कल यहाँ कौन आ रहा होगा, ठीक है, तो हु विल बी कमिंग हियर टुमारो। ठीक है, तो इसका सेंटेंस का क्या हो जाएगा, हु विल बी कमिंग हियर टुमारो। ठीक है, समझ में आया। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, अगला सेंटेंस देख लीजिए, आपको समझ में आया होगा। इसका ट्रांसलेशन बहुत आसान था, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब हम क्या करेंगे, अगला एक नियम और देख लेते हैं बच्चों। देख लीजिए अगला एक नियम। इस नियम में आपको क्या है, यहाँ पे सिर्फ वही है, WH टाइप ही वाला ही है, विल शैल सब्जेक्ट। देखिए WH टाइप ही है, विल शैल में से किसी एक को है, सब्जेक्ट है, लेकिन यहाँ पे वी के साथ नॉट लगाया, बाकी वर्ब में आईएनजी और ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट पूरा का पूरा है। तो अभी हम यहाँ क्या करने वाले हैं, देख लीजिए, मैं क्यों नहीं पढ़ रहा हूँगा। देखिए मैं क्यों नहीं पढ़ रहा हूँगा, तो यहाँ पे क्या लगाओगे, क्यों का क्या होता है, व्हाई। अब देख लीजिए, अब आपको क्या करना है, ये तो हो गया WH। अब आपको विल शैल का इस्तेमाल करना है, लेकिन सब्जेक्ट को देखते हुए। तो सब्जेक्ट यहाँ पे क्या नजर आ रहा है बच्चों, देखिए यहाँ पे वाई लगाए, सब्जेक्ट यहाँ पे आई नजर आ रहा है, उसके पहले शैल लगा दोगे। ठीक है, आई को देखते हुए, तो वाई शैल आई, फिर बाद में आपको लगाना है नॉट बी। तो नॉट बी पढ़ने का क्या होता है, रीडिंग होता है, पढ़ने का क्या हो जाएगा, रीडिंग हो जाएगा। ठीक है, तो नियम के हिसाब से चलना है। वह कहाँ नहीं बैठ रहा होगा, वह कहाँ नहीं बैठ रहा होगा, कहाँ का क्या होता है, वेयर। अब वह की बात आई, तो वह क्या क्या होता है, ही के हिसाब से लगाओगे विल, तो वेयर विल ही, बाद में नंबर आता है नॉट बी का। देखो यहाँ पे नॉट बी का, ये WH टाइप कवर कर लिया, फिर आपने विल लगाया, फिर सब्जेक्ट में ही लगाया, फिर नॉट बी लगाया, फिर वर्ब में आईएनजी लगा दीजिए। वर्ब बैठना होता है, यहाँ पे बैठना, बैठना का क्या है, सीट, सीट से क्या हो जाएगा, सीटिंग हो जाएगा। ठीक है, तो आपको नियम के आधार पर मैंने बच्चों एक्सप्लेन किया, फिर से देख लीजिए, WH टाइप, फिर विल शैल में से किसी एक को, लेकिन वो सब्जेक्ट देखने के बाद पता चलेगा। तो पहले सब्जेक्ट देख लीजिए, फिर विल भी लगा, फिर नॉट बी, वर्ब में आईएनजी, ऑब्जेक्ट, फिर कॉम्प्लीमेंट, इन सब का इस्तेमाल करना पड़ेगा आपको। तो ये रहा आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस के भी नियम, और उसके कुछ वाक्य मैंने आपको समझा दीजिए। अब हम क्या करेंगे, कुछ एक्सरसाइज दे देते हैं आपको। आप इन एक्सरसाइज में जो भी क्वेश्चन रहेगा, इनके आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आपको कोई दिक्कत आएगी तो कमेंट बॉक्स में आप प्रश्न भी पूछ सकते हो। देखिए एक्सरसाइज में क्या लिखा है, ट्रांसलेट द फॉलोइंग इनटू इंग्लिश। तो इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है, वे पुस्तक चुरा रहे होंगे, क्या राजू धान की फसल काट रहा होगा। वाक्य देखते चलिए, अरविंद अपना काम नहीं कर रहा होगा, वह क्यों खाना पका रहा होगा, वह क्यों खाना पका रहा होगा। ये हो गया इंग्लिश में 5 ट्रांसलेशन करने के लिए दिया बच्चे, मैंने आपको इंग्लिश में 5 ट्रांसलेशन आपको करने के लिए दिया है, तो ये आप कर सकते हो बड़ी आसानी से।
और इसके बाद जो बच्चों मैंने आपको जो दूसरा मैं दे रहा हूँ वो देख लीजिए। दूसरा जो है आपको ट्रांसलेशन कैसे करना है वो भी देख लीजिए, वो भी मैं बताना चाहूंगा। इसमें जो ये 5 जो वाक्य थे आपको तो इंग्लिश में करने थे, लेकिन एक दूसरी कैटेगरी में आपको दिखा रहा हूँ। ये दूसरी कैटेगरी क्या है वो जो देख लीजिए। दूसरी कैटेगरी कुछ ऐसे है, ट्रांसलेट द फॉलोइंग इनटू, देख सकते हो हिंदी, ट्रांसलेट द फॉलोइंग इनटू हिंदी। यहाँ पे हिंदी में ट्रांसलेशन करना है। तो यहाँ लिखा है लास्ट नाइट दे विल बी वॉचिंग अ मूवी, लास्ट नाइट दे विल बी वॉचिंग अ मूवी, ठीक है। सरिता विल नॉट बी गिविंग हर पेन, दूसरा वाक्य। तीसरा, वी शैल नॉट बी रीडिंग आवर बुक, तीसरा वाक्य हो गया। चौथा, विल अर्जुन नॉट बी रिस्पेक्टिंग हिज एल्डर, ठीक है। तो ये चारों वाक्य जो हैं आपको इसे हिंदी में ट्रांसलेट करना है। इसमें क्या करना है, हिंदी में ट्रांसलेट करना है। तो बच्चों आज का जो हमारा टेंस था वह था फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। और इस फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के पहले हमने प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस और पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में भी जानकारी प्राप्त कर ली है। तो तीनों में क्या हमें एक कॉमन नजर आई है, एक कॉमन बात नजर ये आई है कि तीनों जो टेंस के जो वाक्य रहते हैं बच्चों, तीनों टेंस के वाक्यों में हमें क्या करना पड़ता है, हमें वर्ब में आईएनजी लगाना पड़ता है। क्या लगाना पड़ता है, वर्ब में आईएनजी लगाना पड़ता है, ठीक है बच्चों। बाकी तो मैंने आपको अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस और इंटरोगेटिव सेंटेंस के नियम भी बताए, और उस नियम के आधार पर किस प्रकार वाक्य का हम लोग इंग्लिश में अंग्रेजी में ट्रांसलेशन करते हैं, किस प्रकार जो भी हिंदी के वाक्य रहेंगे किस प्रकार उसे अंग्रेजी के वाक्यों में कन्वर्ट करेंगे, नियम को फॉलो करते हुए, वो भी मैंने आपको जानकारी दी। तो बच्चों आज की जानकारी कैसी रही, आज का जो टेंस था आपको उसके बारे में मैंने जो नियम बताए, क्या वो सारे नियम आपको समझ में आए? अगर आपको नियम अच्छे से समझ में आए हो या आप किसी भी वाक्य का ट्रांसलेशन कर पा रहे हो तो कमेंट में लिखिएगा। और साथ ही साथ अगर ये पूरी जानकारी आपको अच्छी लगी होगी तो वीडियो पे लाइक भी कीजिएगा और यह वीडियो अपने मित्रों में शेयर भी कीजिएगा ताकि उन्हें भी ये जानकारी प्राप्त हो सके। तो बच्चों अभी ये जो टेंस के बारे में मैंने जानकारी दी है, इसके बारे में मैंने पूरी जानकारी आपको दे दी है। अगर ये वीडियो एक बार में आपको नहीं समझ में आता है तो कृपया करके इसे एक बार दो बार देखिए। एक बार दो बार देखने से कभी कभी जो छोटी मोटी चीजें स्किप हो गई रहती है वो आपको वापस समझ में आ जाती है बच्चों। तो बच्चों अब एक बार मैं एक चीज और बताना चाहूंगा कि अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि जो भी जानकारी यहाँ पे इस चैनल पे अपलोड होती है वो सतत आपको मिलती रहे और आप उस जानकारी का लाभ उठा सको। तो बच्चों जाते जाते मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि जानकारी पे कमेंट जरूर कीजिए, कोई भी डाउट होगा उस पर भी कमेंट कीजिए। तो आज की जानकारी से हम लेते हैं विदा। धन्यवाद, नमस्कार।